तो सॉल्ट एनालिसिस में आपने देखा था कि आपके पास जो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ग्रुप था, उसमें आपने क्या किया था, Cl माइनस आयन को पढ़ा था, आपने ब्रोमाइड आयन को पढ़ा था, आपने I माइनस आयन को पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं आपने हैलाइड आयन से हैलोजन वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो वहां पर भी जानी थी, वहां पर भी मैंने आपको कुछ कंसेप्चुअल बातें बताई थी, है ना। इस साल आईटी क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया, अपना वो क्वेश्चन सही था, वो जो क्वेश्चन किया था ना, वो परक्लोरेट आयन वाला और क्लोराइड वाला, वो उसका आंसर सही आया, जो दिया था वही आया है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने पढ़ाया भी था एक बैच को, है ना। वो जो क्लोरेट आयन वाली बात थी वो आपको ही पढ़ाते हैं अभी, है ना। तो ये रहेगा। लेकिन एक सीक्वेंस के फॉर्म में जो है ना हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा, कुछ बातें पहले हो चुकी हैं, कुछ को रिकॉल कराएंगे, कुछ आपको कुछ चीज़ें और भी मुझे रेफर करनी पड़ेंगी किताबों से और उन सब चीज़ों से। तो जो है ना एक परफेक्ट कंटेंट बनाने के लिए अपने को एक काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की, बात करते हैं, है ना। अच्छा, एक न्यूज़ और भी है आपके लिए। अगर किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है मैंने अपने अपने लेक्चर्स में, जो अपने प्राइवेट में कोचिंग स्टूडेंट है मेरे। तो आपको वेबसाइट पर जो है ना लाइव क्लास वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखते रहना, ट्रैक करना। दो या 3 महीने में जो है ना हम लोग 2 महीने में करीब करीब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करेंगे। तो बिल्कुल डे 1 से जो है ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगा, है ना। ठीक है, जो लाइव क्लास वाला सेक्शन है ना ऑर्गेनिक, उसमें वेबसाइट में देखा आपने, नहीं देखा? कितनों ने देखा है लाइव क्लास वाला सेक्शन, विजिट किया है? 11th लाइव क्लास और 12th लाइव क्लास का सेक्शन विजिट किया गया? हाँ, तो उसी में, हाँ उसमें जो है ना, उसमें मैंने जो है ना वो अभी ऑर्गेनिक वाला स्टार्ट किया है। तो अगर किसी को वो हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके, तो कर लेना, है ना। तो यहाँ पे ये होगा, एफ हो जाएगा, है ना, FCl Br और I, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फटाफट लिखो, इनमें सब में टाइम नहीं करना, है ना। यहाँ पे एस्टेटाइन भी कर देना, लास्ट में AT भी कर देना, है ना, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा NH2 NP6, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें सारे ही जो है ना सारे जो है ना नॉन मेटल्स ही हैं, और केवल एसिटाइन को जो है ना वो हम रेडियो एक्टिव मेटल कहते हैं, ठीक है। कुछ लिख लेना आप लोग, एसिटाइन जो है ना वही रेडियो एक्टिव मेटल है, बाकी सारे के सारे हेलोजन कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो नाउ बात करते हैं, तीसरा जो बात है वो है, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो है फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट में जो है ना क्या होगा, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन जो है ना वो हमारा भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ब्रोमीन जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में है, और आयोडीन जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो अब सवाल उठता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछ NH2, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये NH2NP5 होगा। यस, नाउ जस्ट कंफर्म द वॉइस, आ रही है वॉइस अभी, है ना, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इस पर, वॉइस आ रही, एक बार कंफर्म करना मुझे। हेलो, आ रही है, ओके, ठीक है। तो बात, हमारा डिस्कशन चल रहा था फिजिकल स्टेट में, हमारा डिस्कशन था कि फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो फिजिकल स्टेट बेसिकली ये कहते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, F2Cl2 Br2 I2 जा रहे हैं, तो फिजिकल स्टेट लगातार बदलता जा रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस के किस स्टेट में सबसे ज्यादा होंगे? लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड में सबसे ज्यादा होंगे। सो दैट मीन्स कि I2 पार्टिकल, I2 में जो होगा, I2 जो होगा उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा या नहीं होगा? बोलो।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा. So how can we explain that intermolecular force of attraction in case of iodine is maximum? So the physical state of iodine become solid. कैसे explain कर सकते हैं? क्या बोलेंगे? किसी ने hand raise किया है? Yes, बोलो सक्षम. और क्या नाम है इसका? हर्ष, क्या कहना चाह रहा हो? सर एक ही पूछनी है। हम्म. जब हमें ना किसी मॉलिक्यूल, आपने जैसे बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हम्म. जब हम किसी मान लो मैं अब किसी ना क्रिस्टल को तोड़ता हूँ, हम्म. फिर टूटने के बाद तो बॉन्ड टूट गया है, उसके हम्म. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हट गया, हम्म. लेकिन मैं वापस जोड़ता हूँ तो जुड़ जाना चाहिए ना, फोर्स लगना चाहिए ना वापस से। किसका? अगर हम किसी ना चीज क्रिस्टल को तोड़ते हैं हाँ. तो फिर इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, हम उसे हम्म. ओवरकम कर देते हैं और हाँ. अलग हो जाते हैं। हम्म. बाद जब बाद में हम उसी क्रिस्टल को जोड़ते हैं, हम्म. रीअरेंज करते हैं वैसे ही, तो बाय फिजिकली हैंड, हाथों से ही, तो हाँ. फिर है ना वो वापस रीअरेंज क्यों नहीं हो जाते? नहीं, वापस रीअरेंज नहीं होगा आपका. आपने जो है ना, आपने क्या कर दिया है, एक इतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी जो है ना लगा दी है उसके ऊपर में, है ना, कि वो अलग अलग हो चुका है. और वो जो एनर्जी लगाई थी ना हटने के बाद, हाँ। तो जो एनर्जी थी उसका बहुत सारा पार्ट आपने क्या मतलब, जो एक तरह से आपने ऐसे समझ लो कि आप ये कह रहे हो कि जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर डिस्कशन करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब आप इसमें हैमरिंग करते हो, हैमरिंग कर दोगे तो ये ब्रिटलनेस शो करता है, यही ना? यस सर। हाँ, तो ये ब्रिटलनेस, जब ब्रिटलनेस शो हो जाएगा तो ये पूरे पूरे टुकड़े कैसे हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, है ना? ठीक है. हाँ, हाँ एनर्जी देंगे ना, एनर्जी देंगे तो क्या होगा, दूर दूर चले गए. तो लेकिन अब दे के दे तो जब, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता है. मतलब ये प्रोसेस जो है ना वो रिवर्स नहीं है. मतलब दुनिया में हर एक प्रोसेस को अपन क्या कर सकते हैं, हर एक प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं क्या ये प्रोसेस जो है ना अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? ओके सर। ये मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अपने आप जुड़ जाना ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये अपने आप ही नहीं जुड़ेगा, इसलिए तुम्हारे लिए वो है. ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े ना. अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके लिए. हाँ, तो जो वापस जुड़ना जो है ना, क्योंकि आप इतनी ज्यादा एनर्जी दे चुके हो कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर चुके हो, तो उसके सारे बॉन्ड जो है ना वापस जो रिटेन करने की जो प्रॉपर्टी है, वो जैसे इलास्टिसिटी वगैरह होती है ना, उनमें होती है. और जैसे रबर वगैरह उसमें भी अगर आप एक लिमिटेड फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देते हो ना, तो फिर क्या होता है, जो उनका अलाइनमेंट होता है वो सारा सारा क्या होगा, बिगड़ जाता है. फिर वो दोबारा रीअरेंज नहीं होते. रीअरेंज जो है ना एक लिमिटेड उस पे ही हो पाते हैं, है ना, उस तरीके से. डाउन द ग्रुप ड्यू टू जेड एफ, नो डाउन द ग्रुप, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. वो ये है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग लिख लो आप इसको, अब यही लिखना है आपको. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है. वॉन्डरवॉल, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, मॉलिक्यूलर वेट के. जितना बड़ा साइज होता है, ठीक है, उतना बड़ा क्या होता है, उतना ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, अगर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तो केमिकल बॉन्डिंग वाले सेक्शन में लास्ट में दिए हुए हैं, वीडियो लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट सेक्शन में दिए हुए हैं, तो है ना, देखना, उसको पढ़ना, क्योंकि उसका यूज यहाँ पर भी हो रहा है ना. हाँ, ये फर्स्ट पेज ही है, बिल्कुल फर्स्ट पेज है, जल्दी से आप देख लो. रोहित स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको चेंज करूंगा. तो सबका नोट हो गया है, आगे बढ़े इसमें. ठीक है, हो गया. ओके, सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो है ना आपका, और वो है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियस दोनों भी आप लिख सकते हैं. एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियस दोनों हो जाएंगे, है ना. एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, बोलो, बढ़ेगी ना, सबको पता है. एटॉमिक रेडियस FCl Br और I, सबसे बड़ा I और देन एसिटाइन, इस तरीके से.
एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। एसिटाइन रेडियो एक्टिव है, हम लोग ज़्यादा इसको चक्कर में नहीं पड़े, बार बार इसको ध्यान नहीं लाते। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव में पढ़ लेंगे, मेनली अपने को यही करना है ना। हाँ, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, इसका एक फ़ायदा और भी है कि ये अपने नोट्स बनते जाएंगे, अच्छे नोट्स बन जाएंगे, एंड आई विल सेंड द पीडीएफ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना, और वो करेंगे इसके आयनिक, ये तो एटॉमिक रेडियस हो गया, है ना, ये कौन सा हो गया, ये हो गया एटॉमिक रेडियस। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, सबको पता होगा क्यों बढ़ता है वो भी मालूम होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आप जाते हो जब किसी ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। इनमें खास बात ये भी है कि अगर इनमें सब में इक्वल नेगेटिव चार्ज लगाया जाए, FCl माइनस आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, ऐसे करके सब में एक जैसा अगर चार्ज लगाओगे तो ये आयंस बन जाएंगे। आयनिक रेडियस का भी यही ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है आयनिक रेडियस का। हाँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि सर मैं ब्रोमाइड पे 2 नेगेटिव लगा देता हूँ या क्लोरा Cl एटम पे 2 नेगेटिव लगा देता हूँ, तब वो रेडियस में कहाँ पे होगा ये नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं बता सकते कि एक नेगेटिव चार्ज लगने से कितना साइज बढ़ा है। ये सबको पता है ना कि एनायन का साइज जो होता है वो अपने न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है, और कैटायन का जो साइज होता है वो अपने न्यूट्रल एटम से कम होता है। तो एनायन जो होगा, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि F माइनस आयन का एटॉमिक साइज F माइनस आयन से कैसा, F एटम से ज्यादा होगा। Cl माइनस आयन का जो होगा वो क्या होगा, Cl एटम से ज्यादा होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब Cl माइनस आयन -2 कर दूंगा तो कितना साइज बढ़ा देगा ये अपन थ्योरेटिकली नहीं जान सकते, है ना। इसलिए आप बिल्कुल जो कंपैरिजन करोगे वो लाइक वाइज कंपैरिजन करोगे, मतलब सब पे एक जैसा ही चार्ज लगाना, तभी क्या होगा, तभी ये फॉलो करेगा इसको। बात समझ आ रही है ना, इस तरीके से करते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करोगे और वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, नीचे जाने पे कौन सा फोर्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है भाई, जो सब्सटेंसेस वॉन डर वाल फोर्स से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो सब्सटेंसेस ऑलरेडी गैसेस फेज में, उन्हें तो बॉयल करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ सॉलिड वाले को पहले मेल्ट करना पड़ेगा, लिक्विड में जाना पड़ेगा, लिक्विड से उसको भाई पूरा अगर प्रोसेस देखें तो सॉलिड सब्सटेंस को पहले कहाँ जाना पड़ता है, पहले आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे, हीट करोगे तो वो कहाँ जाएगा बोलो, पहले हो जाएगा लिक्विड में, फिर लिक्विड वाले को हीट प्रोवाइड करोगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, तब वो जाएगा गैस में या वेपर में, है ना, ऐसे जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर है बोलो, वो है आयोडीन के केस में, इसीलिए वो सॉल्डिफाई हो गया है। भाई I2 यहाँ पे क्या कहोगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे आयोडीन के पास सबसे ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वो सॉल्डिफाई हो गया, क्योंकि वो अपने सॉलिड फेज में ही क्या करेगा, सबसे ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख सकता था, इसलिए वो सॉल्डिफाई हो गया। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आप लोग याद भी, जो मैंने समझा दिया वो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases down the group, increases down the group। वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है मनीष, है ना, ये जो लिखा है ना V.W.FA लिखा है ना, वो मनीष वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप because of the increase of van der Waal force of attraction, because of the increase of van der Waal force of attraction, ना van der Waal force of attraction को, ठीक है, की वजह से जो है ना ये कर लेगा, है ना, ऐसा होगा, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है कौन सा है, वो है हमारा ये है, हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, है ना। क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी? क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी, बोलो। डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये सबको पता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि लगातार साइज क्या होता जा रहा है, बोलो, बढ़ता जा रहा है ना। तो और तो ये लगातार क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एफ है, फिर सी एल है, फिर बी आर है, फिर आई है, इस तरीके से ये रहता है ना। नाउ ये होगा, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी जो पीरियड होता है, समझना पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है वो पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है वो अल्कली मेटल से। कोई भी पीरियड जो स्टार्ट होता है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है। खत्म कहाँ पे होता है? खत्म होता है हेलोजन और नोबल गैस पे खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है। तो जब आप ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बोलो? एटॉमिक साइज कम होती है। तो इस तरीके से नोबेल गैस के जस्ट पहले हैं पीरियोडिक टेबल में हेलोजन एटम, इसलिए इनकी ठीक ठाक क्या होती है, ठीक ठाक इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। रिस्पेक्टिव पीरियड में इनकी जो क्या होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इसीलिए क्या करते हैं, कैटायन बना के काम नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, कैटायन बना के काम नहीं करते हैं, बल्कि ये एनायन बनाकर ही काम करते हैं, है ना इनका। और एक बात और भी है हमारे नेचर में कि ऐसा कुछ होता है कि जो ऐसे एलिमेंट जिनका जिनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। मतलब जो हेलोजन एटम है ना, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है हमारे नेचर में कि जो एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग समझ गए होंगे कि अपनी क्लास में कि हेलोजन एटम नोबेल गैस के जस्ट पहले हैं। तो रिस्पेक्टिव पीरियड में ऑलमोस्ट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेकेंड लास्ट ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी साइज कैसे स्मॉल है। तो काफ़ी हाई वैल्यूज होती हैं रिस्पेक्टिव पीरियड में। हेलोजन नोबेल गैसेस के बाद अगर हाई वैल्यूज की बात करें तो वो हेलोजन एटम की होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम सिंबल क्या देते हैं, डेल्टा एच ई जी देते हैं। क्या अपनी क्लास में सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एफ सी एल जो ऑर्डर रहता है, एफ सी एल बी आर आई, तो यहाँ पर इसका कितना है, 333 किलोजूल पर मोल है। इसका जो है ना वो है 349 किलोजूल पर मोल है। इसका कितना है, 325 किलोजूल पर मोल है। और इसका कितना है, -296 किलोजूल पर मोल है। तो पहली बात तो यही है कि सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है ना, बोलो। सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव में भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे ज़्यादा है? हाँ, Cl atom, Cl atom have more negative, more negative electron gain enthalpy, electron gain enthalpy than F atom. Cl atom have more electron gain enthalpy than F atom. Cl atom का जो है ना have more electron gain enthalpy than F atom, है ना। F atom से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है, बोलो? वो Cl atom का होता है, ठीक है। और मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो वैल्यू है ना Cl एटम की, ये आप और भी ध्यान कर सकते हैं, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने वाला एलिमेंट कौन है, तो किसका नाम लोगे? हाँ, किसका नाम लोगे? Cl का नाम लोगे, है ना।
ठीक है, Cl का नाम लोगे, है ना। फोर्थ पॉइंट किसको लिखना है, लिख लो फोर्थ पॉइंट, ये लिखा हुआ है अनुराग। हाँ, नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव। कौन पूछ रहा है, रिस, है ना। हाँ बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव साइन है, दृष्टि दृष्टि, ये नेगेटिव साइन है ना। ये जो ये माइनस में है, ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव। हाँ मैं भी बता रहा हूँ, नितिश अभी बता रहा हूँ, है ना। तो 7th पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है ना, एक तो नेगेटिव होती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ते हो ना किसी भी एलिमेंट में, तो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब आपने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ी होगी 11th में, वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आपको बताया गया, पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। और आयनेशन में क्या पढ़ाया गया था, आयनेशन बताया गया था एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब, है ना, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये पढ़ा था आप लोगों ने, यस और नो। हाँ इस तरीके से, ठीक है। क्या हो गया हर्ष, बोलो कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। सर आपने जैसे बताया कि सर एनर्जी ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है, इसका लॉजिक क्या है सर? वो है दोनों का एक्चुअली, जब दोनों ही चीजें एक ही चीज पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती हैं। तो छोटे एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है। ज्यादा का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा का, ज्यादा नेगेटिव होना। मतलब सर नेगेटिव में उसमें हाँ, इजीली ऑक्यूपाई कर सकता है, इजिली इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता अकोमोलेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन है, को। इजिली इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है ना। और निकालने की बारी आती है यस तो सर। डिफिकल्टी से निकलता है। दोनों जगह एक्चुअली ज्यादा का, दोनों जगह मीनिंग अलग अलग है। आयनाइज एनर्जी जब ज्यादा देते हो तो हम प्लस में ज्यादा बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को जब इसीलिए सर ज्यादा उसका बोलते हैं तो इंडोथर्मिक नेचर का है सर, एक्सोथर्मिक नेचर। तो माइनस में ज्यादा बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या होता है, हम लोग माइनस में ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो ये रहेगा, जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, हाँ लेकिन इसके नहीं है ना, मैं बताता हूँ अभी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। एसएस के मैं बताता हूँ कि ये है बेसिकली, जब भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा है, ज्यादा का मतलब वो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव रखता है। अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम है, तो उसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू या तो लेस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये समझना। ठीक है, तो Cl एटम है मोर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देन F एटम, है ना, ऐसे रहेगा। ओके, हाँ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का नेगेटिव होना बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का नेगेटिव होना मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है ना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर Cl एटम का ज्यादा क्यों होता है, और ये पढ़ाया भी जाता है वैसे तो, है ना, बताया भी गया होगा, उस समय बताया गया होगा, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। फेमस क्वेश्चन है, Cl एटम का थोड़ा साइज बड़ा है ना, और F एटम का साइज थोड़ा छोटा है। ये F एटम हो गया, है ना। हाँ, इंटरमॉलिक रिपल्शन बिल्कुल सही है। तो ये Cl एटम है और ये हमारा F एटम है। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक और बना दो 7, ऐसे कर लो। अब यहां पे जब 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ेगा, तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उनका रिपल्शन आएगा जो पहले से है, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेगा वो 3p5 में जुड़ेगा ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद वो 3p6 हो जाएगी। यहां पे जब जुड़ेगा तो 2p5 में जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद 2p6 हो जाएगा। समझे। तो एफ एटम में कहा जाता है कि एफ एटम में जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, एफ एटम में जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है ना, है ना, एफ एटम में जो सबसे एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो इसको कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो जुड़ना नहीं चाहेगा, तो आप कहोगे नहीं मैं तो जोड़ूंगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, उसने एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे ना, उस मैग्नीट्यूड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिलीज हो रहा था, तुमने थोड़ा सप्लाई भी किया, तो तुमने जो रिलीज और सप्लाई मिला के जब करोगे तो नेट में वैल्यू कम आ जाएगी। ठीक है कुलदीप, है ना? बोरॉन जो होगा, बोरॉन प्रत्युष, बोरॉन जो है ना एब्जॉर्ब करेगा बेटा, रिलीज नहीं करेगा। बोरॉन में 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो जुड़ता नहीं है उसमें, है ना, वो जुड़ता नहीं है ना, इस तरीके से रहेगा। ये डाउट हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप नेगेटिव साइन का मतलब समझ लो। कुलदीप ने कहा है सर -349 सबसे -349 सबसे स्मॉल हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां जो माइनस साइन लगाया गया है वो मैथमेटिक्स का माइनस साइन नहीं है। यहाँ पे जो माइनस साइन लगाया गया है वो सिर्फ आपको क्या बता रहा है, बताओ कुलदीप? यहाँ पे जो माइनस साइन लगाया गया है वो आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे जो माइनस साइन लगाया गया है वो आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है, बस, है ना? तो माइनस साइन से आप मत मैथमेटिक्स से मत जाइए कि सर -349 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऐसे मत जाइए। माइनस साइन केवल आपको ये बता रहा है कि रिलीज एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी तो आपका 349 है ना, मैग्नीट्यूड देखोगे ना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है ना। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जैसे नाइट्रोजन है पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की स्टेबिलिटी, बोरॉन है पॉजिटिव होता है ना, इस तरीके से रहेगा। नहीं, स्टेबिलिटी इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया आदित्य। एफ माइनस का जो स्टेबिलिटी है वो सब जो है ना, कि हम ये बोले कि मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ये सब अलग क्राइटेरिया है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके फ्रेम में काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फ्रेम में काम कर रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट ये भी, मुझे पूरी बात बोलने दो, अब कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर ब्रोमीन एटम जो होगा, सुनो, कुछ लोग ये बोलते हैं सर ब्रोमीन एटम का साइज तो और बड़ा है सर, तो सर यहाँ पे भी तो ब्रोमीन एटम हो गया, तो बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो और इलेक्ट्रॉन का आपस में रिलैक्सेशन है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 5 हो गए, 6 और 7 की, सर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे सबसे मिनिमम रिपल्शन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे मिनिमम रिपल्शन मिलेगा। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा रिपल्शन, बोलो? सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? एफ में। फिर किसमें मिलेगा? सीएल में। उसके बाद किसमें मिलेगा? एफ में, ब्रोमीन में मिलेगा। लेकिन आप ये भी तो देखो ना यार, आप ये भी तो देखो कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, न्यूक्लियस से वहां तक की डिस्टेंस भी तो देखो, है ना। F बराबर जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो कैसे लगेगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से लगेगा, तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन फोर्स उतना, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा नहीं बना पाता है। दो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के केस में। एक तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ रहा होता है तो रिपल्सन हो रहा होता है, तो उस समय एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, किसका बनता है, किसका? न्यूक्लियस का। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है ना, रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग डाउट पूछ रहे हो तो क्या करें, डाउट इतने सारे मैं तो देख रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब डाउट आ रहे हैं यहाँ पे क्लास में, है ना। क्या हुआ, बोलो? सर पूरा क्लियर हो गया। बंद कर लो माइक, आवाज सही नहीं आ रही। तो यहाँ पर यही है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है ना, अरे नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? अब नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन जोड़ पाओगे क्या? क्या नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता है, तो तुम जोड़ोगे जबरदस्ती? जोड़ना चाहोगे? हाँ, जोड़ना चाहोगे तो तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी तो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी लेवल तक की है, तुमको देनी पड़ेगी अपने आप, है ना।
ठीक है, अपने आप तो नहीं जुड़ेगा, ऐसा है कुछ, है ना। तो वही चीज है, क्लोरीन एटम के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन एटम के केस में थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, थोड़ा साइज बढ़ रहा है और थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। ये सारा ऑप्टिमाइज होके क्या होता है, क्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो एफ एटम से ज्यादा आता है। मनीष कुमार, जेड इफेक्टिव की बात बार बार लिख रहे हो, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बेटा नहीं लगाते हैं, है ना। टॉप टू बॉटम जब भी कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसमें जेड इफेक्टिव का नाम नहीं लिया जाता है। जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव की बात मत करो। हाँ, इफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव द इलेक्ट्रोनेगेटिव इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताया गया होगा, मुल्कन स्केल वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं बताई गई होगी, मुल्कन स्केल वाली, उसमें कहा गया होगा आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना साइन नहीं, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइड बाई 2 करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में करेंगे, इसलिए पॉजिटिव आती है, ठीक है। किसने पूछा था, सौरभ यादव, समझ में आया, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि हम उसमें मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहे होते हैं, ठीक, डन। तो मैंने काफी समझा दिया, आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट वैल्यू करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। हाँ, पाउलिंग स्केल वाला से इसके बाद पाउलिंग स्केल से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी होती है, एफ की होती है, फिर सीएल की होती है, फिर बीआर की होती है, फिर आयोडीन की होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, घटती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर वैल्यू की बात करें तो एफ एटम की तो हमने 4 मानी है पाउलिंग स्केल पर, सीएल एटम की हम 3.2 मानते हैं, ब्रोमीन एटम की हम 3 मानते हैं, आयोडीन एटम की हम 2.7 मानते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज, है ना। एनसीईआरटी ने क्लोरीन और उसकी दोनों की इक्वल दे रखी है, 3 दे रखा है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन का ज्यादा ही होता है, 3.2 होता है, नाइट्रोजन का 3.1 या 3 देता है, डेटा आता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ये ध्यान रखो, इसको ना काम की बात है ये। 9th नंबर पे आ जाओ पॉइंट पर, वो है बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या था, बॉन्ड एनर्जी था F2 की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्ड डिस्टेंस की। हम लोग बॉन्ड एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है, हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। हम ये मान के चलते हैं कि बॉन्ड लेंथ जहां ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ये हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन यार ये चीज यहाँ पे दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हमने बॉन्ड लेंथ को देखा, समझना ध्यान से, है ना, जब हम बॉन्ड लेंथ को देखते हैं, बॉन्ड लेंथ हमारे पास, मेरे पास डेटा जो है ना पिकोमीटर में डेटा है, तो हमने पाया कि बॉन्ड लेंथ में तो समस्या नहीं है, F2 की सबसे कम है, फिर Cl2 की है, फिर Br2 की है और फिर I2 की है, होने भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है कि यहाँ पे दोनों छोटे छोटे एफ एटम है, दोनों छोटे छोटे एफ एटम है, फिर Cl एटम बड़े हैं थोड़े से, ये ब्रोमीन एटम और बड़े हैं तो बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी, आयोडीन एटम और बड़े हैं तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैल्यूज का अगर आप मुझसे चाहते हो मैं वैल्यूज भी दे सकता हूँ, ये आपका 142 पिकोमीटर है और ये जो है ना 199 पिकोमीटर है, ठीक है, ये है 228 पिकोमीटर है और ये है 267 पिकोमीटर है, ऐसा, ठीक है। तो पिकोमीटर में डेटा तो सही लिख रहा है, लेकिन जब हमने बॉन्ड एनर्जी देखा तो सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी जब देखा, है ना, तो एक मिनट रुक जाओ, अभी बता रहा हूं, अभी करता हूं, रुक जाओ। तो बॉन्ड एनर्जी जब देखा तो हमने पाया कि बॉन्ड एनर्जी में सिचुएशन डिफरेंट है। बॉन्ड एनर्जी में Cl2 की हाईएस्ट है, Cl2 के साथ के बाद ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन तो काफी पीछे चला गया बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे आखिरी में कौन आ गया, आयोडीन आ गया। इस तरीके से रहती है बॉन्ड एनर्जी का डेटा, ये कहता है हमको, है ना। बॉन्ड एनर्जी का डेटा जो है ना वो Cl2 का है 242 यूनिट है किलो जूल पर मोल,
ब्रोमीन का जो है ना वो है 192 किलोजूल पर मोल। फ्लोरीन का जो है ना वो है 158 है केवल किलोजूल पर मोल, और इसका जो है ना वो है 151 किलोजूल पर मोल। तो अब क्वेश्चन ये आता है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ था वो छोटा था, लेकिन बॉन्ड एनर्जी छोटा था तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था। छोटे बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वहां पे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ इसलिए नहीं, तो इसको हम लोग कहाँ से एक्सप्लेन करते हैं? इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी से, है ना। वीएससीपीआर थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो छोटे छोटे जो एफ एटम है ना, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन को एक्सप्लेन करती है कि फ्लोरीन एटम में जो आपस में इस तरीके से तीन तीन लोन पेयर हैं, और ये लोन पेयर आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है, छोटे एटम का साइज छोटा होने की वजह से मैक्सिमम क्या होता है? लोन पेयर रिपल्शन होता है, पहले से ही हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही कि दो लोग अगर साथ में नहीं रहना चाहते हैं और उनके बीच में आपस में रिपल्शन है, वो एक ही रूम में रह रहे हैं, लेकिन वो आपस में उनकी बहुत अच्छा दोस्ती नहीं है, रिपल करते हैं एक दूसरे को, तो अगर उनको अलग अलग होने का मौका दिया जाए, छोटी सी एनर्जी सप्लाई की जाए और अलग अलग करने का मौका दिया जाए, तो वो जल्दी अलग हो जाएंगे। फ्लोरीन के केस में वैसा ही हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से, है ना, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है कि जो है ना, लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से, ये लो 7th पॉइंट यहाँ से था, 7th पॉइंट जिनका नहीं वो कर ले, है ना, 7th पॉइंट अभी दिखा रहा हूँ। सब लोग पहले 7 कंप्लीट करो। तो लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है कि वो आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, इतना आसान हो जाता है उसका टूटना कि वो ब्रोमीन से भी आसान हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि क्लोरीन के पीछे चला जा रहा है, वो ब्रोमीन तक के पीछे चला गया बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं मान के चलो 7th कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, है ना, जिनका भी था 7th उनका हो गया होगा, है ना। अब आप आ जाओ 8 पॉइंट पे, 8 पॉइंट लिख लो आप लोग जिनका 8 रह गया है, 8 पॉइंट कर लो। 8 पॉइंट के बाद हम लोग 9 पॉइंट पे आ जाते हैं। थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना, राइट, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यस कुछ क्या कह रहे हो? सर लोन पर में रिपल्शन हो तो सर बॉन्ड लेंथ भी तो थोड़ी बढ़ जानी चाहिए ना। इसका नहीं, बॉन्ड लेंथ थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली एटम बहुत स्मॉल है, छोटा साइज का है, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है इंक्रीमेंट हुआ भी हो, लेकिन वो इतना नहीं हो पाया कि Cl2 से बढ़ गया, कि अल्टीमेटली एटम तो छोटा ही है ना, लोन पर कितना इंक्रीज कर लेगा, है ना, समझा, लोन पर कितना इंक्रीज कर लेगा। जैसे मान लो चाइनीज हैं तो उनका हाइट छोटा होता ही होता है, अब दवाई बना के कितना इंक्रीज करवा लेंगे अपने आप को, है ना। तो वो वाली बात है हाइट वाली, तो वो तो ज्योग्राफिक ऐसी चीजें हैं जहाँ पे तो वो वाली बात है कि जो चीज वो इनहेरेंटली साइड में छोटा है, तो रिपेल करके वो कितनी बढ़ा लेगा वो मुश्किल है ना। लेकिन उसका इफेक्ट कब दिखाई दिया? जब हमने बॉन्ड एनर्जी को मेजर किया तब दिखाई दिया। तो बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो कम आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, पहले कभी आते रहे क्वेश्चन इस पे, तो ये सब आ सकते हैं, ये सब, ये बात अभी तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनमें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये फिजिकल स्टेट वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये तीन हमने पढ़े, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं ना, रीजनिंग वगैरह में आ सकते हैं, ऑप्शंस वगैरह में, बट जरूरी नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाए, एक आध ऑप्शन भी आ सकता है जिसमें कि अपन को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन पे बन सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्या कर लिया है, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रख सकें तो कम से कम मेरी इतनी बात ऋतिक आप ध्यान रखें कि क्लोरीन एटम हमारी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाईएस्ट नेगेटिव है। एक तो यह ध्यान रखें। दूसरी बात आप ध्यान रखें कि हेलोजन फैमिली में Cl एटम की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी F एटम से ज्यादा होती है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में, लोग कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है, जो पीरियोडिक ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, वो नीचे जाने पे घटता है। हाँ बिल्कुल, पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ाया गया था, बिल्कुल पढ़ाया गया था। नीचे जाने पे घटता है, और घटता है तो
F का ज्यादा होना चाहिए था, Cl का कम होना चाहिए था, लेकिन चांस की बात है कि यहाँ पे Cl का ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है वो मैंने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का सहारा लेकर आपको समझा दिया है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी जेई, आई थिंक जेई 2014 या 15 में, मुझे जहाँ तक 14 होना चाहिए, जेई 14 होना चाहिए, जेई एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन जो है ना वो अपन करेंगे, है ना। तो उसमें क्या था, ये था कलर ऑफ द हेलोजेंस, है ना। हेलोजन से कलर की बात करते हैं ना, कलर। तो कलर आप देखोगे तो F2 जो होता है गैसियस फॉर्म में होगा, बट ये लाइट येलो कलर की गैस है, लाइट येलो गैस है ना, ठीक है, हाँ पेल येलो कह सकते हैं। Cl2 गैस कैसी है, ग्रीनिश येलो गैस है ना, ठीक है। Br2 कैसा है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये कैसा होगा बोलो, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और आयोडीन अपने को पता है सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका वायलेट होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हेलोजन होते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह या कहीं सब जो थ्योरी जब पढ़ाई जाती है, तो वहां पे ज्यादातर लोग आपको ये बताते हैं कि पैरामेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे उसका NO2 एक एग्जांपल है, KO2 इसका एग्जांपल है। कुछ जो पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस हैं, पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस हमारी क्लास में सब लोग समझते हैं ना क्या होते हैं, पैरामेट्रिक सब्सटेंस समझते हैं सब लोग क्या होते हैं हमारी क्लास में, हाँ सभी लोग समझते हैं ना, है ना, जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो कुछ मैं कलर्ड पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस के जो है ना एग्जांपल देता हूँ। जैसे KO2 है, ऑरेंज कलर का होता है, बिकॉज ऑफ हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 माइसन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, O2 के पास दो होते हैं, MOT से निकाला जाता है, तो ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। ऐसे ही आपने अभी एक गैस पढ़ा था सॉल्ट एनालिसिस में, दैट इज NO2 गैस, है ना, ये भी कैसा था, ये भी था रेड ब्राउन। तो लोगों की एक फील है, कहीं ना कहीं लोगों के पास एक फील है कि जो पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन करता है, उस ट्रांजिशन से क्या बनता है, कलर बनता है। तो ज्यादातर लोग ये धारणा रखते हैं कि जो पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं। लेकिन हेलोजन फैमिली को जब आप देखोगे तो आप इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अगेंस्ट आ जाओगे कि पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस ही कलर्ड हो सकते हैं, क्योंकि F2, Cl2, Br2, I2 ये सारे कैसे हैं, ऑल द हेलोजन मॉलिक्यूल्स आर, क्या बोलोगे, बोलो, ऑल द हेलोजन मॉलिक्यूल्स, all the halogen molecules are diamagnetic and colored, ये भी लिखना मत भूलना, and colored, ठीक है। ऑरेंज कलर का होगा ना, ये होता है KO2 ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर इसका KO2 का है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, है ना। सो ऑल द हेलोजन्स मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड, है ना। तो जितने भी हेलोजन होते हैं वो डायमैग्नेटिक भी होते हैं और कलर्ड होते हैं। तो डायमैग्नेटिक और कलर्ड होते हैं, इसका रीजन पूछा था कि ऐसा आईटी में जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन उन्होंने जितना मैंने अभी आपको बताया है वो तो उन्होंने क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था। मैं देखता हूँ अगर मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं आपको करा भी दूंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने इस तरीके से इसको जो है ना वो ये तो सारा उन्होंने लिख दिया था। उनका कहना ये था कि आयोडीन येलो सॉलिड, नहीं आयोडीन येलो सॉलिड नहीं होगा, वायलेट कलर ही लिखो आप। तो 35 आयोडीन का येलो कलर मत करो, वायलेट ही है ना। तो यहां पर यही है
कि जो मतलब ये जो कलर का जो वेरिएशन था, उन्होंने इसके बारे में ही जो है ना क्वेश्चन पूछा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। F2Cl2 Br2 I2 जब जाओगे तो लाइट येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन से वायलेट ऐसे कलर में वेरिएशन क्यों आ रहा है। उसके लिए उन्होंने 4 ऑप्शन लिखे थे। 4 ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस था। फजान रूल पढ़ा था? नहीं, फजान रूल तो में तो नहीं लगेगा इसमें। फजान रूल तो नहीं लगेगा, कुछ गलत पढ़ा है आपने। फजान रूल तो नहीं लगेगा। इसमें लगेगी एमओटी, इसमें लगेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे अपन थोड़ा पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं, है ना। क्या अपनी क्लास में अगर हम एमओटी पे जाएं और कॉन्सेप्ट ऑफ एचओएमओ और एलयूएमओ ऑर्बिटल पता है आप लोगों को? क्या आप लोग जानते हैं एचओएमओ को हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। हाईएस्ट एनर्जी की ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, मालूम है आपको, ठीक है। एलयूएमओ आपको पता है क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी का, मालूम है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक बात करते हैं। मैंने एमओटी का एक कन्फिग्रेशन लिखा है, 18 का लिखा हुआ है। 18 मतलब O2 नेगेटिव, मतलब फ्लोरीन का अपन लिख सकते हैं, फ्लोरीन के लिए लिख सकते हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हम लोग यूज करेंगे अभी एचओएमओ एलयूएमओ का, ठीक है। ये मैंने यार काफी ज्यादा इसमें वैसा हो गया है, एक काम करो दोबारा ही लिख लेते हैं ना। तो एक काम करो, आप तो F2 का लिखो, F2 का एमओटी का वाला कन्फ्यूजन लिखो, एमओटी से लिखो F2 का एमओटी वाला कन्फ्यूजन लिखो। क्या लिखोगे? 9 + 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका पूरा कन्फ्यूजन लिखोगे तो क्या आएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2, फिर आएगा, नहीं फिर इसमें सिग्मा 2pz यहीं आएगा इस तरफ, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। और पाई, एक मिनट, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां पर भी इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, देख लो, आप काउंट कर लो, 18 हो गए, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो ये मैंने 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए हैं, ओके। अब 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं एचओएमओ, हाईएस्ट एनर्जी की ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरीके से इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एलयूएमओ, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी की अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। आपको क्या लगता है कि आप में से कोई क्लास में बता सकता है कि कोई भी सब्सटेंस आपको कलर्ड कैसे नजर आता है? कोई भी सब्सटेंस आपको कलर्ड कैसे, कोई भी चीज आपको ग्रीन है तो ग्रीन क्यों कैसे नजर आती है? कौन बता सकता है? हर्ष ने हैंड रेज किया है। यस हर्ष, बोलो। एक्चुअली ना जो चीज हमें ना कलर दिखाई देती है वो लाइट हमारे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बीच में आती है। उस एक्चुअली वो ना जो लाइट है ना, हाँ वो जब आती है उस पे उसमें सभी टाइप के ना वेवलेंथ होती है, लेकिन है हाँ ना वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर लेता है। और है ना जो जिस वेवलेंथ को वो ऑब्जॉर्व नहीं करता उसे वो रिपेल करता है या इमिट करता है। हम्म। और और वही रेज को हम देखकर है ना उसका कलर जज करते हैं। बहुत सिंपल सा है, जो कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से उसी कलर्ड की वेव या फोटोन आपकी आंख तक पहुंच रहे हैं। अगर कोई रेड ऑब्जेक्ट है तो रेड कलर के फोटोन ही बाकी उस पर व्हाइट कलर के सातों के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पड़ेंगे, है ना। और व्हाइट कलर के 7 फोटोन जो है ना वो क्या करेंगे? वो अगर पड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, उनमें से बाकी सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल कौन से बचते हैं? रेड वाला बचेगा। वही आपके जो बचेगा, जो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंख तक आता है,
वो तुमको दिखाई देता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो तुमको नहीं दिखाई देता है, ठीक है, वो तुमको नहीं दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो विबग्योर है हमारा हेप्टाक्रोमेटिक लाइट है, 7 कलर के लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें बता रहा है कि आपको वॉयलेट से लेकर रेड तक जब जाओगे तो क्या होगा, वॉयलेट से जब रेड तक जाओगे तो एनर्जी क्या होगी बोलो, सॉरी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी और इन फोटोन की एनर्जी क्या होगी बोलो, घटेगी। तो सबसे सबसे लोएस्ट वेवलेंथ का जो है ना वो कौन है अभी, 3800 एंगस्ट्रॉम ये है, और ये जो रेड है सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का है कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम है ना। इस तरीके से आजकल ठीक है, इस तरीके से रहेगा। रुक जाओ अभी, है ना, बता रहा हूँ है ना। तो 3800 एंगस्ट्रॉम को अप्रोक्सीमेटली लोग बाग क्या लिख लेते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं, और इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं, 8000 एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं। तो विजिबल लाइट जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसकी वेवलेंथ होती है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी जब आप इसका यूज करोगे, इससे SC बाई लेमडा से इसका लगाओगे, SC बाई लेमडा से, या आपने याद होगा 12400 डिवाइड बाई, है ना, जो एंगस्ट्रॉम में एनर्जी आती है, लेमडा है ना, लेमडा का एंगस्ट्रॉम में वैल्यू रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, याद होगा ये वाला फॉर्मूला। तो जो एनर्जी आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, वो आएगी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के ऐसे एनर्जी के फोटोन हैं जिनके लिए हमारी आंख सेंसिटिव है ना, जिनके लिए हमारी आंख सेंसिटिव है। तो क्या आएगा, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के फोटोन हम देख सकते हैं। तो ध्यान देना, व्हाइट लाइट का वो पार्ट जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो तुमको नहीं दिखाई देता है। व्हाइट लाइट का वो पार्ट जो रिफ्लेक्ट होता है वो तुमको दिखाई देता है, जो तुम तक वापस आता है। अब सवाल ये उठता है कि सर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो क्या करेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे व्हाइट लाइट पड़ रही है और वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर रहा है, कहते हैं कि व्हाइट लाइट से वो वाले पार्ट को माइनस कर दो जो एब्जॉर्ब हो चुका है ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो बचा हुआ है वो तुम तक दिखाई देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट लाइट का वो पार्ट जो एब्जॉर्ब हुआ है, जो ऑब्जेक्ट ने अपने को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्या करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्या करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो लाइट HOMO लेवल से LUMO लेवल पर इलेक्ट्रॉन को भेजती है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजती है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाएगा। आ रही बात समझ में, है ना, ठीक है। इमिशन इज डिफरेंट, अभी इमिशन नहीं हो रहा है, इमिशन इज डिफरेंट बात है ना। इमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, तो इमिट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आयनाइज नहीं हो रहा है, केवल लोअर से हायर जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के दौरान अगर वायलेट, इंडिगो और ब्लू टाइप के फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू टाइप के जो फोटोन है इनकी एनर्जी ज्यादा है या कम है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू टाइप के फोटोन की एनर्जी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। वेवलेंथ कम है भाई, वेवलेंथ कम है, SC बाई लेमडा से लेमडा कम है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है, सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की है। इसीलिए आजकल अभी क्योंकि सब लोग कंप्यूटर पे ही हैं इस समय, तो आजकल क्या हो रहा है कि वो वाले चश्मे ज्यादा बन रहे हैं ना। मैंने भी बनवाया ब्लू लाइट कर्टल वाला, है ना, कि ब्लू लाइट कर्टल जो है ना वो यूज कर रहे हैं आजकल। क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट की जो फोटॉन्स हैं उनकी क्या है, उनकी वेवलेंथ कम है, और कम होने की वजह से एनर्जी ज्यादा है, तो फोटोन जब आंख पे पड़ेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा एनर्जी के फोटोन जब पड़ेंगे आंख पे तो ज्यादा
प्रॉब्लम करेंगे। तो इसीलिए लोग ब्लू लाइट कर्टल के आजकल लेंसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो नाउ अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाते हैं, लेंस को छोड़ते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लाइट जो जो ये होती है, जो हाई एनर्जी फोटोन अगर एब्जॉर्व हो गए तो लो दिखाई देंगे। भाई वायलेट, इंडिगो, ब्लू टाइप का अगर एब्जॉर्व हो गया तो बच्चा कौन सा, ये बच्चा येलो वाला, रेड वाला बच्चा। तो ये कहा जाता है कि उल्टा दिखाई देता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक कॉन्सेप्ट आता है कि कहते हैं कि लो एनर्जी अगर एब्जॉर्व हो गई तो हाई एनर्जी के फोटोन दिखाई देंगे, और हाई एब्जॉर्व होगी तो लो के दिखाई देंगे, ये कहते हैं, है ना। तो अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पर जब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कहाँ से कहाँ जाएगा, होमो जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिलअप्ड है, और एलयूएमओ कैसी पड़ी है, वैकेंट पड़ी हुई है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट पड़ी हुई है। तो ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन वही होता है कि एक फील्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं, उसको ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर हाई एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो लो के दिखाई देंगे, और लो के एब्जॉर्ब होंगे तो हाई के दिखाई देंगे। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएशन चल रहा है, यहां से यहां जाने पर, नीचे जाने पर किस एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। HOMO और LUMO के बीच की जो एनर्जी गैप है, HOMO और LUMO के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, वो ऊपर से नीचे जाने पर LUMO और HOMO के बीच का जो एनर्जी गैप है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लोएस्ट, है ना, वो क्या होना है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट पे जाना है। I2 दिख कैसा रहा है, I2 कैसा दिख रहा है, ये बताओ पहले, I2 कैसा दिख रहा है। हाँ, I2 दिख कैसा रहा है, I2 दिखाई कौन सा दे रहा है, I2 में वायलेट दिखाई दे रहा है यार, ये दिख रहा है। तो एब्जॉर्ब कौन से साइड वाला हुआ होगा, तो एब्जॉर्ब कौन से साइड वाला हुआ होगा, हाँ, रेड वाला साइड वाला हुआ होगा। तो जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ी ना एब्जॉर्ब हुआ है, जो दिख रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा, इधर वाले एब्जॉर्ब हुए होंगे, रेड वाइट ये वाले एब्जॉर्ब हुए होंगे, बोलो। तो ये अगर ये लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो ये लाइट के फोटोन की एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, हाँ, येलो, ऑरेंज, रेड की क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है कि HOMO और LUMO के बीच का गैप क्या होगा, HOMO और LUMO के बीच का गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। यही था वो क्वेश्चन, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है हैलोजन फैमिली में। F2Cl2 Br2 I2 तक पहुंचते पहुंचते लगातार क्या होता जा रहा है ना, वो कम होता जा रहा है ना। मतलब यही है यहाँ पर, यही मतलब है यहाँ पर कि जब आप F2Cl2 Br2 और I2 पे इस तरफ जाओगे, यूं जाओगे, तो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस between HOMO and LUMO डिक्रीजेस, ये कम होता जाता है। तो एक तो ऑप्शन ये वाला सही था, और दूसरा ऑप्शन यही था, ये इन्होंने सिंबल के फॉर्म में दिया था, है ना, ये सिंबल के फॉर्म में दिया था, पाई स्टार और इनके ऐसे करके दिया था, पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, ऐसे करके। एक में लैंग्वेज लिखा था, एक में ऑर्बिटल के नाम से लिखा था, एक में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्टेटमेंट है, और एक में पाई स्टार और सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल के नाम है उनका लिखा हुआ था। ऐसे दो ऑप्शन करेक्ट थे इस क्वेश्चन में।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है बोलो कि नहीं है? सब आगे समझ में अच्छे से आगे ना? जस्ट टाइप SCR सुपर क्लियर अगर हो गया है। ठीक है, ओके डन। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये आ चुका है। एक मैं कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। कहीं मुझे अभी अभी तो ढूंढूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा, तो अभी रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, ऑप्शन 2 एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूं कि ऑप्शन आपका, अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, जिनको ऑप्शन, मनीष कुमार, मुझे आप बताएंगे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम बताएंगे? यहाँ पे क्या है नाम? वो है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और लोएस्ट अनऑक्युपाइड कौन सी है? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उन्होंने उसके नाम लिख दिए थे दूसरे ऑप्शन में, है ना? हाँ, दूसरे ऑप्शन में उनके नाम लिख दिए थे कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग के बीच का जो गैप है वो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। तो मैंने कलर के बारे में भी समझा दिया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपका, कौन सा नंबर था ये नंबर था 9th नंबर। 10th नंबर करो। 10th नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा रही है। लिखा नहीं क्या? लिखो 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 लिखो। लिखो जल्दी से। ठीक है, इसमें यही है बस। एक बार फिर से क्या इसमें ये देख लो यार कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट हुआ था वो था HOMO लेवल, और कहां पे जा रहा है LUMO, जहां खाली वहां जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन एब्जॉर्ब होंगे वो दिखाई नहीं देंगे। तो अब अगर आखिरी में अपने को पता चल रहा है कि आयोडीन वॉयलेट कलर का है, तो इसका मतलब है कि आयोडीन में हाईएस्ट एनर्जी के फोटोन दिखाई दे रहे हैं, तो लोएस्ट वाले एब्जॉर्ब हुए हैं। लोएस्ट एनर्जी के अगर एब्जॉर्ब हुए हैं तो इसका मतलब है कि HOMO और LUMO के बीच का जो अंतर है निखिल, वो कम हो गया है। कहां पे? आयोडीन के केस में। अगर आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू दिखा, अगर हाईएस्ट एनर्जी वाले फोटोन दिखाई देंगे, हाई एनर्जी वाले, तो लो वाले एब्जॉर्ब हुए होंगे, और लो दिखाई दे रहे हैं तो हाई वाले एब्जॉर्ब हुए होंगे। ये उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात कर लेते हैं ना। तो ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो भाई आपको सबको पता है कि F एटम का क्या होता है ऑक्सीजन नंबर? F एटम का सबको पता है -1 होता है। ठीक है, और F2 में कितना होता है? 0 होता है, पता है आपको? बस ठीक है। बाकी इन जनरल अगर हम देखें तो इन जनरल हेलोजन एटम है -1 ऑक्सीजन नंबर, है ना? और वैसे ये क्या करते हैं, वैसे पॉजिटिव ऑक्सीजन नंबर भी दे सकते हैं। जैसे SCO4 वगैरह आपने किया था, कितना आया था? +7 आया था। HiO3 में +5 आया था। तो ये तो अभी आपने रेडॉक्स मैंने खत्म ही किया, सारा कुछ पढ़ा ही चुका हूँ, तो देख लेना, उसमें कोई तुम्हारी दिक्कत है नहीं। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, और वो बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन है ना? तो ठीक है, हाँ मैं सेंड कर दूंगा PDF, बिल्कुल सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। iPad का ये भी एक फ़ायदा है कि ज़रा ये है ना, इसमें थोड़ा सा नोट्स बन जाते हैं और सेंड किए जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन पावर ऑफ हेलोजन में क्या होगा? बोलो भाई। ये तो अगर मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं पढ़ा तो चुका हूँ यार वैसे तो। अब तो मत पढ़वाओ इसको। पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ? अरे जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2Cl2 Br2, ये इनका
है ना, ये इनका क्या है, ये इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। और ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ चला जाएगा, एफ माइनस आयन में। ये कहाँ चला जाएगा, Cl माइनस आयन में। ये कहाँ चला जाएगा, ब्रोमाइड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, आयोडाइड में जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ये वापस जा सकता है पूरी तरीके से, थोड़ा कम जा सकता है, ये बहुत थोड़ा कम, ये बिल्कुल नहीं जाता है, ऐसे क्रॉस करके बताया था, है ना। और मैंने यहाँ पे बताया था कि जो रिड्यूसिंग पावर था वो क्या था, वो I माइनस आयन का था सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड का था, फिर क्लोराइड का था, फिर F माइनस आयन का था। तो रिड्यूसिंग पावर वगैरह के बारे में बताया था, वो MnO2 के बारे में बताया था। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि आप इसमें टाइम मत खराब करें और आप जाके सॉल्ट एनालिसिस वाला लेक्चर देख लें। ये देख लें, ठीक है। तो सॉल्ट में मैंने पढ़ा दिया था, ये वाला आप लेक्चर देख लो, वहाँ उससे ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है, वहीं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ रिएक्शन भी पढ़ाई थी और वहाँ काफ़ी डिटेल में हम लोग गए थे। बाकी यहाँ जब भी यूज आया करेगा मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, तो आप ये वहाँ जाके देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से ना ये आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और वो है हमारा 13 में, वो है सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी ऑफ हैलोजेंस। तो वैसे तो थोड़ा बहुत तो डिस्कस वहां पे भी हुआ था, 11 के बाद 12 है ये। हाँ, 12 पॉइंट है ना, ठीक है। हाँ, तो हैलोजन वैसे तो कहा जाता है, बिकॉज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि F2 Cl2 Br2 I2, अगर इनको देखें तो ये क्या है, ये क्या है, ऑल आर नॉन पोलर स्पीसीज, सारे के सारे नॉन पोलर स्पीसीज हैं। और नॉन पोलर होने की वजह से वो जो फंडा है कौन सा, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, याद है, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला। लाइक डिजॉल्व लाइक की वजह से ये किस में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ये किस में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑल आर नॉन पोलर स्पीसीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। क्या आप सभी लोगों को वो ये वाला ब्रोमीन का वो याद है, ब्रोमीन का ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, ब्रोमीन और आयोडीन वाला, याद है, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट पढ़ाया था मैंने, हाँ याद है। हाँ, वो इसीलिए था क्योंकि ब्रोमीन की सॉल्बिलिटी ज़्यादा किस में होगी, ब्रोमीन की सॉल्बिलिटी ज़्यादा किस में होगी, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, है ना, याद है। तो देखो अब थोड़ा थोड़ा रिपीट होना चालू हो गया ना, अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो रही है जो रिपीटेड आ रही है ना, तो ऐसे करके क्या बार बार जब रिपीटेड होगी तो धीमे धीमे फिक्स भी होने लगेगी, है ना, उस तरीके से। हाँ, लाइक डिजॉल्व लाइक का मीन्स है समान में समान विलय, है ना, समान में समान विलय, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, एक जैसे में एक जैसा मिलेगा, सेम नेचर वाले आपस में मिल जाते हैं, वो वाली बात है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। मनीष, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हेलोजेंस have less solubility in water due to their non-polar nature। क्या आप इससे एग्री करते हो, है ना, ठीक है। टेस्ट का नाम था ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, है ना, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, बट halogens are readily soluble in organic solvent like
CCl4 CS2, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसमें जो है ना आसानी से जो है ना ये रीडली सॉल्वेबल हो जाते हैं, आसानी से सॉल्वेबल हो जाते हैं ना, और दैट बिकम द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, है ना। इसीलिए ये जो हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा था हम लोगों ने, आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट ऑफ Br2 एंड I2, इन दोनों का मैंने पढ़ाया, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट पढ़ाया दोनों का ना। हाँ, फिनॉल में ब्रोमीन को ऐड करने के लिए CS2 यूज करते हैं, बिल्कुल CS2 एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे, उसमें पहले ठीक ठाक मात्रा में क्या होगा, ये ब्रोमीन डिजोल्व हो जाएगा, फिर फिनॉल करेंगे, फिर फिनॉल ले लेंगे तो करेंगे तो उसका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ब्रोमिनेशन, क्योंकि एक्टिव रिंग होती है फिनॉल की, है ना, पढ़ाया होगा सर ने, क्यों खुश है ना, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, और इसके बाद है इसमें थोड़ा सा देख लो अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की, F2 की बात करते हैं। तो F2 में लिखिए कि F2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, F2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। इट रिएक्ट with H2O exothermically even at low temperature to give mixture of oxygen and ozone। ठीक है, रुको अभी 5 मिनट रुक जाओ, ये पूरा कंप्लीट कर लो, ये तो पूरा होना, ये वाली हेडिंग तो पूरी करो। फ्लोरीन जो है ना, वो कहते हैं कि वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। एक्चुअली सॉल्युबल तो क्या होगा, फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाता है। फ्लोरीन आपको पता है एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब आप उसे पानी में डिजोल्व करते हो तो एक्चुअली वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। डिजोल्व तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से होगा 3F2 3H2O और 6HF प्लस O3। आप याद कर सकते हैं, जब आपको O2 बनाना हो, ऑक्सीजन किस स्टेज में है, ऑक्सीजन जो है ना वो -1, यहाँ पे -2 स्टेज में है। फ्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज होकर 0 में भेजा है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर भी -2 स्टेट में, यहाँ पे 0 में है, यहाँ से यहाँ फिर से ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब आपको ओजोन बनाना हो तो आप सुनना मेरी बात, जब आपको ओजोन बनाना हो तो आप 3F2 ले लेना, जब आपको O2 बनाना हो तो आप 2F2 ले लेना। और O2 जब 2F2 होगा तो 2H2O भी होगा और O2 बनेगा, O2 वाले में भी 2 आ गया। जब आपका 3F2 लोगे तो आप 3H2O भी ले रहे होगे, तो वहां पे O3 बन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से होना चाहिए सीट में, और उसमें ये पूछा गया था कि इसमें किस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ ओजोन और O3 बनेगा, ऑक्सीजन और ओजोन का मिक्सचर किस में बनेगा, तो वो इसी में बनता है। फ्लोरीन की रिएक्शन जब पानी से कराते हैं तो ये दोनों रिएक्शन हो जाती हैं, है ना। हाँ, ये दे रखा है, तो मिक्सचर क्रिएट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे कहीं ना कहीं हो सकता है सीट में भी आपके पास हो, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिस फॉर्म में मैंने आपको लिखाया है इसी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि Cl2 और Br2 की बात करें तो Cl2 और Br2 का स्टेटमेंट ये है कि ये फेयरली soluble in water, है ना, to give chlorine and bromine water। अब ठीक है, मतलब बहुत कम है लेकिन ठीक ठाक सॉल्युबिलिटी है, ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है ना। नहीं, रिवर्स तो नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना विकास।
अच्छा खासा ऑक्सीडेशन कर देगा, तो रिवर्स नहीं होगा। अब बारी है I2 की। तो I2 के बारे में कहा जाता है इज लेस सॉल्युबल in water to form less soluble in water, less soluble in water, ठीक है, but on addition of Ki, solubility increases, है ना, इस तरीके से। हाँ, डिक्रीज होती जा रही ना, डिक्रीज तो होती जा रही भाई। F2 बहुत अच्छा सॉल्युबल है, Cl2Br2 कम है, आयोडीन बिल्कुल ही नहीं है ना दिव्यांशु, आयोडीन जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं है। और आयोडीन को अगर आपको सॉल्युबल कराना है तो आप क्या करोगे, आप उसमें KI मिला देना। और KI मिलाने से क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने रेडॉक्स में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या बन जाता है, KI3 बन जाता है। KI3 कलर याद है किसी को, क्या हो जाता है, येलो ब्राउन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। पढ़ाया था अभी, बताओ, अभी पढ़ाया था ना। और मैंने कहा था कि ये इक्विलिब्रियम बहुत छोटा सा, मैंने एरो लगाया था, कहा था बहुत कम बैकवर्ड जाता है ना। बट सॉल्ट में भी तो आयोडीन होता है, बहुत कम होता है आयोडीन, ज्यादातर वेपराइज हो जाता है ना। ठीक है, आयोडीन जो होगा, सौरभ क्या पूछ रहा है मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। यहाँ पे फ्यूरी सॉल्वेंट वाटर होगा और गिव ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ये हो जाएगा इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, है ना। बट ऑन एडिशन लिखा है, बट लिखा हुआ है ना, वेट करो, बट लेस सॉल्युबल इन वाटर लिखा है, बट ऑन एडिशन ऑफ KI सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, है ना, जो है ना। अगर आप आयोडीन जो होता है वो सब्लिमेशन भी करता है और पानी में कम सॉल्युबल भी है, और पानी में कम सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है कि उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, KI मिलाते हैं। इसीलिए जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे और कौन सा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह जब हम लोग करते थे, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, जब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किया था तो उस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमने क्या क्या मिलाया था, हमने एक्सेस ऑफ KI मिलाया था, है ना। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन था, ब्लीचिंग पाउडर था, जब भी हमने ये सब काम किए तो हमने वहाँ पे आयोडीन वाला पार्ट जब भी हुआ तो हमेशा वो कोशिश यही की गई कि एक्सेस, ये देखो यहाँ पर भी एक्सेस ऑफ KI बोला गया है, ठीक है। नहीं, F2 और Cl2 इक्वली सॉल्युबल नहीं है मनीष, है ना। F2 और Cl2 इक्वली सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। एक्सेस ऑफ KI लिखने से क्या होगा कि जो बचा हुआ KI है और जो बना हुआ आयोडीन है वो मिलके क्या बना लेगा, वो KI3 बना लेगा, ठीक है। तो ये बना, यहाँ बताया हुआ है, ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया हुआ है, यहाँ पर बताया, देखो ये यहाँ पर ही बताया, ये बना रखा है, ठीक है। KI तो कलरलेस आएगा, ओके। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा। हाँ, बस इतना ही। अनम्यूट का किसको करना है, अनम्यूट। हाँ निखिल, क्या हुआ। सर मुझे पिछले चैप्टर का डाउट था सर, रिडॉक्स टाइट्रेशन का।